नेक्स्ट चैप्टर हो गया श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो देखो कोशिकीय ईंधन किसको कहते हैं, तो ग्लूकोज को कहते हैं यानी कि C6H12O6 को कहते हैं। ठीक है, श्वसन को चीज होता है तो देखो जब ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन या फिर एंजाइम की उपस्थिति में जलता है तो कोची ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, और यही ऊर्जा का निर्माण होना ग्लूकोज का ऑक्सीजन या फिर एंजाइम की उपस्थिति में जलकर ऊर्जा का निर्माण होना क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। ठीक है, तो देखो ग्लूकोज है, इसको ऑक्सीजन या फिर एंजाइम की उपस्थिति में जलाएंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, साथ में जल बनेगा, साथ में ऊर्जा का निर्माण होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, साथ में जल बनेगा या H2O, साथ में ऊर्जा का निर्माण होगा। इसी को क्या कहते हैं, तो श्वसन कहते हैं। ठीक है, और कोशिकीय ईंधन किसको कहते हैं, तो ग्लूकोज को कहते हैं यानी कि C6H12O6 को कहते हैं। ठीक है, श्वसन जो है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है अवायवीय श्वसन जिसको अनोक्सी श्वसन बोलते हैं, एक हो गया वायवीय श्वसन जिसको ऑक्सी श्वसन बोलते हैं। अवायवीय श्वसन बड़ा वाला है तो अनोक्सी श्वसन हो जाएगा, वायवीय देखो छोटा ई है तो इसमें भी छोटा हो जाएगा ऑक्सी श्वसन। ठीक है, तो देखो अवायवीय को जो होता है तो वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, तो जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा वो कुछ हो जाएगा अवायवीय यानी कि अनोक्सी श्वसन, और वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा वो कुछ हो जाएगा तो वायवीय यानी कि ऑक्सी श्वसन हो जाएगा। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा तो वायवीय यानी कि ऑक्सी श्वसन, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो जाएगा तो अवायवीय यानी कि अनोक्सी श्वसन। ठीक है, अब देखो अवायवीय यानी कि अनोक्सी श्वसन जो है वो केवल एक चरण में होता है। ठीक है, और जो वायवीय श्वसन है यानी कि ऑक्सी श्वसन ये दो चरणों में होता है। तो एक चरण में कैसे होता है, कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव में होता है। ठीक है, अब कोशिका द्रव नहीं लिखे, कहीं कहीं जीव द्रव भी लिखा रहता है तो वो भी सही है। तो देखो अवायवीय श्वसन यानी कि अनोक्सी श्वसन जो है वो एक चरण में होता है, कहाँ होता है, तो कोशिका द्रव में होता है यानी कि जीव द्रव में। ठीक है, अच्छा वायवीय को होता है तो दो चरण में होता है, पहला चरण तो कोशिका द्रव में होगा जहाँ अवायवीय हो रहा था, और दूसरा चरण कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। दूसरा चरण कहाँ होता है वायवीय में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, अब देखो अवायवीय में जो हो जाएगा वो कोची हो जाएगा, तो देखो जो ग्लूकोज है यानी कि C6H12O6 ई कोची हो जाएगा तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में दो भाग में टूट जाएगा, दो भाग में कोची तो पायरुवेट में टूट जाता है ना, यानी कि ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पायरुवेट में टूट जाता है। अब पायरुवेट कोची है तो ई ग्लूकोज का दो टुकड़ा है। ठीक है, अब देखो पायरुवेट कोची है तो 3 कार्बन वाला अणु है। देखो ई ग्लूकोजबा जो है दो भाग में टूटा है, तो ग्लूकोजबा कोची था 6 कार्बन वाला अणु था ना C6H12O6, तो ये दो भाग में टूटेगा यानी आधा आधा, तो कोची हो जाएगा 3 कार्बन वाला अणु हो जाएगा, तो पायरुवेट कोची हो जाएगा 3 कार्बन वाला अणु हो जाएगा। ठीक है, अब देखो तो वायवीय भी देखेंगे तो पहला चरण तो सेम ही रहेगा, तो पहला चरण कोची रहेगा सेम कि ग्लूकोज जो है पायरुवेट में टूटेगा। उसके बाद कोची है कि ग्लूकोजबा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है ना, पायरुवेट जो है दूसरा चरण में कोची हो जाएगा कि जो पायरुवेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और साथ में ऊर्जा उत्पन्न होगा। अब जो पायरुवेट है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा और कोची का निर्माण होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और साथ में ऊर्जा का निर्माण होगा। अब वायवीय श्वसन में कितना, तो 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होगा, 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होगा। अब अवायवीय बात करेंगे तो देखो कोची हो जाएगा कि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होगा, साथ में इथेनॉल बनेगा और साथ में 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होगा, है ना। इथेनॉल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड जल इथेनॉल और 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होगा। ठीक है, और अवायवीय जो श्वसन है कहाँ होता है, तो ईस्ट में होता है। अवायवीय यानी कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में जो होता है वो कहाँ होता है, तो ईस्ट में होता है। कोची बनता है तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और इथेनॉल बनता है, साथ में 2 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो इसका अवायवीय जो श्वसन है इसका अंतिम चरण कौन हो गया, तो जो पहला चरण था वही अंतिम चरण हो गया यानी कि कोशिका द्रव। अब वायवीय श्वसन यानी कि ऑक्सी श्वसन की बात करेंगे तो इसमें अंतिम चरण कोची हो जाएगा, तो इसमें पहला चरण हो गया कोशिका द्रव, अंतिम चरण कोची हो जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अवायवीय यानी कि अनोक्सी श्वसन में कम ऊर्जा का निर्माण होता है, 2 ATP ऊर्जा का निर्माण हो रहा था, जबकि वायवीय यानी कि ऑक्सी श्वसन में ज्यादा ऊर्जा का निर्माण होता है, इसमें 38 ATP ऊर्जा का निर्माण हो रहा था। ठीक है, अब देखो कोशिका द्रव में जो संपन्न होता है उसको बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस, है ना। तो अवायवीय में कैसा साइकिल होता है, तो ग्लाइकोलाइसिस होता है। ठीक है, अब माइटोकॉन्ड्रिया में कैसा होता है यानी कि वायवीय में तो क्रेब्स साइकिल चलता है तो इसको क्रेब्स चक्र कहते हैं। ठीक है, अब देखो ईस्ट में ये जो अवायवीय श्वसन कहाँ हो रहा था, तो ईस्ट में आई कैसे हो रहा था, तो किण्वन विधि द्वारा यानी कि किण्वन प्रोसेस द्वारा हो रहा था। आई कोची बना रहा था, तो किण्वन प्रोसेस द्वारा इथेनॉल बना रहा था। इथेनॉल का फॉर्मूला कोची होता है तो C2H5OH हो जाता है। ठीक है, अब देखो ATP को क्या कहते हैं, तो ATP को ऊर्जा का सिक्का कहते हैं, ATP को ऊर्जा का सिक्का कहते हैं। और ATP का फुल फॉर्म कोची होता है तो एडिनोजाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोजाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोजाइन ट्राइफॉस्फेट हो जाता है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति में अनोक्सी श्वसन की क्रिया होती है। अनोक्सी श्वसन के मतलब कुछ अवायवीय श्वसन, तो जब ऑक्सीजन की अपर्याप्त मतलब कि जितना मात्रा में ऑक्सीजन का जरूरत है उतना मात्रा में नहीं मिलेगा तो कुछ हो जाएगा, ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति में जब अनोक्सी श्वसन की क्रिया होती है तो लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, और जिसके कारण मांसपेशियां क्या होती है, तो दर्द का एहसास होने लगता है। तो देखो ग्लूकोज हो गया यानी कि C6H12O6, इसमें कोची हो जाएगा तो ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति में कोची का निर्माण होगा, तो लैक्टिक एसिड का निर्माण होगा, साथ में 2 ATP ऊर्जा बनेगा। काहे कि हो गया ऑक्सीजन की अनुपस्थिति
है यानी कि अवायवीय श्वसन हो गया, यानी कि ऑक्सीश्वसन, अनऑक्सीश्वसन हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार की चीज़ें हो जाती है। अब देखो ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है कहाँ संपन्न होती है, तो जीव द्रव में। ग्लाइकोलाइसिस की जो प्रक्रिया है वो जीव द्रव में संपन्न होती है। अब देखेंगे स्वच्छ वाष्प, ये तो श्वसन जो कि ग्लूकोज को जलने पर ऊर्जा प्रदान हो रहा था, तो श्वसन की प्रक्रिया कहा जा रहा था। अब है स्वच्छ वाष्प, है ना, स्वाच्छोवास जिसको ब्रेथिंग बोलते हैं इंग्लिश में, स्वाच्छोवास यानी कि ब्रेथिंग, ये कुछ होता है। तो सांस अंदर लेना और सांस बाहर लेने की प्रक्रिया को स्वाच्छोवास यानी कि ब्रेथिंग कहते हैं, ठीक है। तो देखो स्वाच्छोवास कुछ हो गया, तो सांस अंदर लेने की प्रक्रिया, तो सांस अंदर लेने की प्रक्रिया यानी कि उच्छ्वास और निश्वसन। तो उच्छ्वास जो उ से स्टार्ट है, उच्छ्वास और निश्वसन, ये कुछ हो गया। तो सांस अंदर लेने की प्रक्रिया जिसको इंग्लिश में इंस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। और सांस बाहर छोड़ने की प्रक्रिया कुछ होता है, तो होता है प्रच्छ्वास। तो बाहर छोड़ने की प्रक्रिया कुछ हो गया प्रच्छ्वास, और उसी को बोलते हैं निश्वसन, है ना, निश्वसन, है ना, ये हो गया निश्वसन, और बाहर के छोड़ने वाला हो गया निश्वसन। तो प्रच्छ्वास या फिर निश्वसन जिसको इंग्लिश में एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। तो देखो ऑक्सीजन को ग्रहण करना कुछ हो गया उच्छ्वास यानी कि निश्वसन, और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ना कुछ हो गया प्रच्छ्वास यानी कि निश्वसन। तो देखो ऑक्सीजन के में हम लोग कोची लेते हैं, तो वायुमंडल में जो भी गैस मौजूद है सभी लेते हैं। तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और आर्गन 0.93%, और अन्य गैस भी लेते हैं, ठीक है। बाहर छोड़ते हैं कितना, तो जितना नाइट्रोजन लेते हैं उतने छोड़ देते हैं 78%, ऑक्सीजन लेते हैं 21%, लेकिन छोड़ते हैं 17%, कहा है कि 4% जो है शरीर के अंदर ही खर्चा हो जाता है, देखो इस समय, ठीक है। अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं 0.093%, 0.03% लेते हैं, और छोड़ते हैं कितना, 4%। कार्बन डाइऑक्साइड जो है 4% छोड़ते हैं, कहा है कि देखो इधर भी तो वायवीय श्वसन में, अवायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण हो रहा था, है ना, तो 4% छोड़ते हैं, ठीक है। आर्गन 0.93% लेते हैं, उतना ही छोड़ देते हैं 0.93%, और अन्य गैस भी जितना लेते हैं उतना छोड़ देते हैं। अब देखो कुछ होता है, एक होता है बच्च गुहा, एक होता है उदर गुहा, है ना। तो जो डायफ्राम होता है, तो डायफ्राम से जो ऊपर वाला भाग होता है वो कुछ होता है, तो बच्च गुहा होता है, और डायफ्राम से जो नीचे वाला भाग होता है उसको कुछ बोलते हैं उदर गुहा लेते हैं। तो देखो जब हम लोग सांस लेते हैं तो कुछ होता है, जो डायफ्राम है नीचे चला जाता है। ऐसे भी समझ लो कि सांस भर रहे हैं तो डायफ्राम कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, यानी कि सांस लेने में डायफ्राम नीचे जाएगा, है ना। और जब सांस लेंगे तो पसली कहाँ आएगा, बाहर आएगा। पसली कहाँ जाएगा, तो बाहर आ जाएगा, है ना। अब बाहर आ जाएगा तो आयतन बढ़ेगा, है ना, पसली बाहर आएगा तो आयतन बढ़ेगा, ठीक है। और जब सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम कहाँ चल जाता है, तो ऊपर चला जाता है। कोई सांस छोड़ते हैं मतलब सांस बाहर निकल रहा है, तो डायफ्राम कहाँ आएगा, ऊपर आ जाएगा। तो जब ऊपर आएगा तो पसली कहाँ होगा, अंदर होगा, अब आयतन घटेगा। आगे देखते हैं। अब देखो जोड़ों का दर्द को क्या कहते हैं, तो गठिया का दर्द कहते हैं। जोड़ों का दर्द मतलब गठिया का दर्द, ये किसके कारण होता है, तो यूरिक एसिड के कारण, ठीक है। अब देखो बच्च गुहा एवं उदर गुहा को अलग कौन करता है, तो डायफ्राम करता है। बोले ना कि बच्च गुहा के जो नीचे रहेगा वो डायफ्राम हो जाएगा। डायफ्राम जो है बच्च गुहा के नीचे रहता है, उदर गुहा के ऊपर रहता है। और डायफ्राम टूटने से कुछ हो सकता है, मौत भी हो सकता है, काहे कि डायफ्राम टूट जाएगा तो सांस नहीं ले पाएगा, नहीं छोड़ पाएगा, ठीक है। अब देखो श्वसन अंग कुछ होता है, तो एक कोशिकीय जीव में तो ऊतक होवे नहीं करता है, ऊतक नहीं होता है तो अंग भी नहीं होगा, और अंग नहीं होगा तो सांस कहाँ से लेगा। तो ये चलते एक कोशिकीय जीव में जो श्वसन अंग होता है वो विसरण विधि द्वारा होता है, मतलब कि कहीं से भी गैस जो है ऑक्सीजन ले लेता है, कहीं से भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है। तो एक कोशिकीय जीव में जो श्वसन है अंग है क्या है, तो विसरण विधि द्वारा, ठीक है। अच्छा मछली मतलब कि मत्स्य, तो इसमें कुछ हो जाएगा श्वसन अंग गिल्स हो जाता है। गिल्स को क्या बोलते हैं, तो गलफड़ा बोलते हैं, ठीक है। फिर उभयचर देख लो, तो उभयचर के मतलब कुछ जो जमीन पर रहता है, जल पर भी रहता है ना। तो उभयचर को इंग्लिश में एम्फीबियन बोलते हैं, उभयचर को इंग्लिश में एम्फीबियन बोलते हैं। देखो तो उभयचर में कुछ है कि जब पानी में रहेगा तो गिल्स के द्वारा सांस लेगा, पानी में रहेगा तो गिल्स के द्वारा, स्थल पर रहेगा यानी कि जमीन पर, तब फेफड़ा के द्वारा लेगा, और जमीन के अंदर निष्क्रिय अवस्था में रहेगा तो त्वचा के द्वारा लेगा, जमीन के अंदर निष्क्रिय अवस्था में तो त्वचा के द्वारा। अब देखो सरीसृप, तो सरीसृप को क्या बोलते हैं, तो रेप्टिलिया बोलते हैं। सरीसृप को रेप्टिलिया बोलते हैं, है ना, रेप्टिलिया बोलते हैं, सरीसृप को रेप्टिलिया बोलते हैं। और सरीसृप किससे श्वास लेता है, तो फेफड़ा के द्वारा, ठीक है। अब कीट तो ट्रेकिया के द्वारा यानी कि श्वास नहीं ली, तो कीट तो ट्रेकिया के द्वारा यानी कि श्वास नहीं ली। पक्षी तो पक्षी फेफड़ा, जैसे हम लोग लेते हैं तो पक्षी फेफड़ा। अब मैमेलिया में हम लोग आ जाते हैं, तो जितना भी स्तनधारी कोची हो गया मैमेलिया, तो मैमेलिया किससे का श्वास अंग कोची है, तो फेफड़ा है। और केचुआ का श्वास अंग कोची है, तो गीली त्वचा या फिर उसको त्वचा बोल लो। तो केचुआ का श्वसन अंग कोची हो गया, तो त्वचा हो गया, ठीक है। अब मानव श्वसन तंत्र पढ़ते हैं, है ना, यानी कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये कोची हो गया, देखो प्रमुख अंग कोची होता है, ऐसे तो बहुत सारा हो गया, लेकिन मानव श्वसन तंत्र का प्रमुख अंग कोची हो गया, फेफड़ा हो गया। तो देखो हम लोग जो ऑक्सीजन लेते हैं तो शुरुआत में तो वायु लेते हैं, तो पहले कहाँ जाता है, नाक में जाता है, यानी कि नासिक छिद्र में। उसके बाद नकलिया के ऊपर जो हड्डियाँ है नासिक छिद्र के बाद कहाँ जाता है, तो नासिक कपाट में। और नासिक कपाट के बाद कहाँ जाता है वायु, तो फायरिक्स में, जिसको गैरेक्सी बोलते हैं, फायरिक्स यानी कि ग्रसनी, और उसके बाद कहाँ जाता है, ट्रकिया में जाता है। उसके बाद कहाँ जाता है,
जाता है श्वास, तो ट्रैकिया में जाता है जिसको श्वास नली बोलते हैं। और ट्रैकिया के ऊपर ही चिपका हुआ रहता है लैरिंग्स, ट्रैकिया के ऊपर ही क्या चिपका हुआ रहता है, लैरिंग्स, जिसको बोलते हैं, लैरिंग्स को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, तो साउंड बॉक्स, साउंड बॉक्स। ऐसे कुछ होता है तो इसी का वाइब्रेशन होता है ना, तो हम लोग को साउंड रिप्रोड्यूस होता है ना, यानी कि आवाज़ निकलता है। तो किस लैरिंग्स यानी कि साउंड बॉक्स, ये किस पर चिपका रहता है, तो ट्रैकिया पर चिपका हुआ रहता है, ठीक है। और उसके बाद देखो ट्रैकिया से कहाँ जाएगा श्वास, तो फेफड़ा में प्रवेश करता है, ठीक है। अब फेफड़ा में प्रवेश करता है तो फेफड़ा में प्रवेश करने के बाद ना 2 भागों में बढ़ जाता है। तो जो 2 भागों में बढ़ता है ट्रैकिया जो है 2 भागों में बढ़ जाता है, तो उसको कुछ बोलते हैं, तो ब्रोंकस बोलते हैं। ट्रैकिया जो है 2 भागों में बढ़ जाता है, उसको क्या बोलते हैं, तो ब्रोंकस बोलते हैं। अब ब्रोंकस जो है वो आगे जाके अनेक भागों में बढ़ जाता है, उसको कुछ बोलते हैं, तो ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, ठीक है। अब ब्रोंकियोल्स पर बहुत सारे अंगूर टाइप का गुच्छा होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो वायुकोष बोलते हैं, इंग्लिश में एल्वोलाई, वायुकोष को इंग्लिश में एल्वोलाई बोलते हैं। और इसी में कुछ ही रहता है, तो यहीं पर ब्लड रहता है। अब ब्लड में हीमोग्लोबिन मिला हुआ रहता है, और हीमोग्लोबिन जो है वो सिर्फ अभी तक तो वायु आ रहा था, लेकिन हीमोग्लोबिन जो है वो सिर्फ ऑक्सीजन को पहचानने का काम करता है। तो हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और ब्लड में मिला लेता है और अपने साथ देखो लेके जाता है। कैसे लेके जाता है, तो वायु कोष में देखो मिल गया ना, ब्लड में ऑक्सीजन मिल गया और कौन मिला दिया, तो हीमोग्लोबिन मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ से कुछ हो गया, शुद्ध रक्त हो गया। अभी जो शुद्ध रक्त है वो कहाँ जाएगा, हृदय में जाएगा। हृदय उसको कुछ करेगा, ब्लड को पंप करेगा। पंप करने के बाद कुछ हृदय जो है धमनी के रास्ते होते हुए इनकी धमनी में जाएगा। उसके बाद कुछ हो गया कि धमनी से प्रत्येक कोशिका में जाएगा, और कोशिका में कुछ है तो ग्लूकोज है यानी कि C6H12O6 है, और ऑक्सीजन तो उसमें चल गया ब्लड के साथ है। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कुछ बनाएगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल बनाएगा, साथ में ऊर्जा का निर्माण होगा। कितना ऊर्जा, तो 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होगा। अब बताओ ऊर्जा का निर्माण हो गया तब कुछ शरीर जो है भागा काम करने लगेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ हो गया कि ऑक्सीजन आ गया। अब लेकिन साथ में देखो यहाँ पर कुछ हुआ है, कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण हुआ है। तो देखो ऑक्सीजन का लाने का काम कौन किया था, हीमोग्लोबिन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का ले जाने का भी काम कौन करेगा, तो वही करेगा कौन, हीमोग्लोबिन ही करेगा, है ना। तो जे रास्ता से लेके आया था वही रास्ता से लेके जाएगा। फर्क कितना दूर पड़ेगा कि धमनी से आया था ऑक्सीजन, लेकिन सिरा से जाएगा कौन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसे सिरा से लेके चल जाएगा, ऐसे ऐसे होते 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 अब आप वापस ले जाके फिर यहाँ से फेफड़ा से कुछ करेगा, नाक से ऐसे रास्ता ले लेते लेते कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देगा। तो ले जाने का भाई काम कौन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को, तो हीमोग्लोबिन ही करेगा, ठीक है। अब देखो हीमोग्लोबिन में जब ऑक्सीजन मिलता है तो इसको कोची कहते हैं, शुद्ध रक्त बोलते हैं। और कोची तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और फिर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और फिर क्या बोलते हैं, तो ऑक्सीजनित रक्त, ऑक्सीजनित रक्त, ठीक है। अच्छा, हीमोग्लोबिन में जब कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाता है तब इसको कोची कहते हैं, अशुद्ध रक्त बोलते हैं। और फिर या फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, और या फिर बी ऑक्सीजनित रक्त, या फिर बी ऑक्सीजनित रक्त बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जब हीमोग्लोबिन में कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाता है तब इसको क्या कहते हैं, दम घोटू, दम घोटू, ठीक है। और श्वसन दर आराम में कितना होता है, तो 16 से 18 मिनट, 16 से 18 प्रति मिनट होता है, ठीक है। अब देखो फेफड़ा के ऊपर का आवरण यानी कि फेफड़ा के ऊपर जो झिल्ली होता है उसको कोची बोलते हैं, तो पुलुलर मेम्ब्रेन। फेफड़ा के ऊपर जो आवरण होता है यानी कि झिल्ली उसको क्या बोलते हैं, तो पुलुलर मेम्ब्रेन, पुलुलर मेम्ब्रेन। और हृदय के ऊपर झिल्ली को क्या बोलते हैं, तो पेरिकार्डियम झिल्ली। हृदय जखनिए लगल है तो कार्डियम अबे करते, तो हृदय के ऊपर के आवरण को तो पेरिकार्डियम झिल्ली बोलते हैं। और किडनी के ऊपर के आवरण को क्या बोलते हैं, तो पेरिटोनियम झिल्ली। किडनी के ऊपर के आवरण को तो पेरिटोनियम झिल्ली, ठीक है। अब देखो श्वसन, तो श्वसन कैसी अभिक्रिया है, तो श्वसन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, श्वसन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, श्वसन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, श्वसन में देखो कुछ हो रहा था तो ऊर्जा साथ में ऊर्जा उष्मा निकल रहा था, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, श्वसन को तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी बोलते हैं, उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी बोलते हैं। अच्छा देखो ग्लूकोज टूट रहा था ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो कार्बन डाइऑक्साइड जल और साथ में ऊर्जा का निर्माण हो रहा था 38 ATP। तो देखो ग्लूकोजबा जो है 2 या 2 से अधिक भागों में टूट रहा है ना, तो इसको कुछ बोलेंगे उस श्वसन को तो अपघटन, विघटन या फिर वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो श्वसन में जो ग्लूकोज 1 से अधिक 2 से अधिक भाग में टूटता है तो इसको कुछ बोलते हैं, तो अपघटन, विघटन या फिर वियोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं। अब देखो इकोची हो गया तो नासिक मार्ग हो गया, इकोची हो गया मुख गुहा हो गया, इकोची हो गया ग्रसनी हो गया। यहाँ पर देखो कोची रहता है, इपोग्लोटिक्स रहता है, ठीक है। और देखो यहाँ पर कोची है तो स्वर तंत्र है, स्वर तंत्र देखो कहाँ है, तो ट्रेकिया के ऊपर ही चिपका हुआ है ना। देखो कोची हो गया, ट्रेकिया हो गया, आई देखो कोची हो गया, तो ट्रेकिया आगे चल के देखो 2 भाग में बट गया, इवला हो गया, तो इसको कोची बोलते हैं, ब्रोंकाई बोलते हैं। और देखो वो ओकर बाद अनेक भागों में जब बढ़ जाएगा तो कोची हो जाएगा, ब्रोंकाई अनेक भाग में बढ़ जाता है तो हो गया ब्रोंकियोल्स। और देखो ब्रोंकियोल्स के ऊपर बहुत सारा देखो अंगूरियन गुच्छा है, इसको कोची बोलते हैं, तो कूपिका बोलते हैं या फिर वायुकोष बोलते हैं, इंग्लिश में एल्वियोलाई बोलते हैं, ठीक है। और इसका संख्या कितना होता है, तो एल्वियोलाई का, तो इसको देखो फेफड़ा का इकाई भी कहते हैं, क्योंकि जो फेफड़ा है उसका ज़्यादातर भाग यही मतलब इसी से भरा होता है, बना हुआ है, किससे, वायुकोष से यानी कि एल्वियोलाई से। इसका संख्या कितना रहता है, तो 3 × 10 के पावर 8। वायुकोष की संख्या कितना रहता है, 3 × 10 के पावर 8 यानी कि 300 मिलियन, 300 ले लिया, ठीक है। इसके नीचे देखो कुछ होता है डायफ्राम, आई कुछ हो गया पूरा फेफड़ा हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं।
अब देखो स्वर तंत्र के प्रवेश द्वार पर एक ढक्कन के समान बेल लगा होता है। देखो स्वर तंत्र पर ढक्कन के समान कुछ है तो बेल लगा होता है, ऐसी को कुछ कहते हैं तो इपोग्लोटिक्स कहते हैं। जब भी कुछ निगलना होता है तो यह ट्रैकिया द्वारा द्वार को बंद कर देता है, ट्रैकिया द्वारा कुछ कह देता है तो बंद कर देता है, जिससे भोजन ट्रैकिया में प्रवेश नहीं कर पाता है। ठीक है, अब देखो पुरुषों में लैंगिक लक्षणों के विकास के साथ साथ ध्वनि के चारों ओर एक विशेष संरचना का भी निर्माण होता है, जिसे क्या कहते हैं तो एडम्स एप्पल कहते हैं, है ना। तो पुरुषों में कुछ होता है तो लैंगिक लक्षण के विकास के साथ साथ ध्वनि के चारों ओर एक विशेष संरचना का निर्माण होता है, जिसको एडम्स एप्पल कहते हैं। इसी के कारण स्वर यंत्र का आकार बड़ा हो जाता है। तो स्वर यंत्र का आकार किसके कारण बड़ा हो जाता है तो एडम्स एप्पल के कारण बड़ा हो जाता है ना, जिसके कारण पुरुषों का आवाज़ कुछ होता है मोटा होता है ना। अब देखो पुरुषों का आवाज़ कुछ होता है तो मोटा होता है, यानी कि तरंगदैर्घ्य तो ज़्यादा होता है, आवृत्ति कम होता है, जिसके कारण आवाज़ तो दूर तक ले जाता है लेकिन सुरीली नहीं होती। यही एडम्स एप्पल जो है इसका निर्माण महिलाओं में नहीं होता, यानी कि इसका विकास महिलाओं में नहीं होता है, जिसके कारण स्वर यंत्र का आकार कुछ होता है छोटा होता है। तो महिलाओं में कुछ होते हैं आवृत्ति जो है ज़्यादा होती है, तरंगदैर्घ्य कम होता है, यानी कि महिलाओं का आवाज़ जो है कम दूर तक ले जाता है लेकिन सुरीली होता है। ठीक है, तो देखो मैन वोकल कॉर्ड का मोटाई कितना होता है तो 20 mm होता है। अब वोमेन वोकल कॉर्ड का मोटाई कितना होता है तो 15 mm होता है। ठीक है, आगे देखो। अब देखो जो ट्रैकिया की बात कर रहे थे तो इसके द्वारा वायु फेफड़े के अंदर तक ले जाती है, किसके द्वारा तो ट्रैकिया के द्वारा। ट्रैकिया आगे चलकर कुछ हम बोले थे कि 2 शाखाओं में बढ़ जाता है, जिसको क्या कहते हैं तो ब्रोंकाई बोलते हैं, है ना। ट्रैकिया के ऊपर ऐसे कर करके देखो कुछ था तो सी शेप के कार्टिलेज के रिंग होते हैं। इसका संख्या कितना रहता है 16 से 20, है ना। तो ट्रैकिया के ऊपर 16 से 20 गो सी शेप के कार्टिलेज रिंग रहता है। कैसा रहता है तो अर्ध वलय टाइप का रहता है, यानी कि अधे रहता है ना। इसका काम कुछ होता है तो ट्रैकिया को सिकुड़ने और पिचकने से बचाना होता है। ठीक ना। अब देखो फेफड़ा की बात करेंगे तो मानव का मुख्य श्वसन अंग है तो फेफड़ा ही है ना। इसकी संख्या कई गो होती है 2 गो होता है, एगो दाहिना फेफड़ा एगो बायां फेफड़ा। तो जो दाहिना फेफड़ा है वो बड़ा होता है बायां फेफड़ा से, दाहिना वाला जो है बड़ा होता है बायां फेफड़ा से, है ना। फेफड़ा जो है प्लूरल मेमने द्वारा ढका होता है, पहले भी पढ़ लिए। दाएं फेफड़ा में 3 पालियां होती है, दाएं फेफड़ा में कितना होता है 3 पालियां होती है, और बाएं में 2 पालियां। दाएं फेफड़ा में 3 पालियां काहे की बड़ा है, बाएं फेफड़ा में 2 पालियां काहे की छोटा है। ठीक है, अच्छा ब्रोंकाई आगे चलकर हम बोले थे कई शाखाओं में बढ़ जाता है, जिसको क्या बोलते हैं तो ब्रोंकिओल्स बोलते हैं। ठीक है, अब कुपिका के बारे में भी पढ़ लिए, डायफ्राम के भी बारे में पढ़ ही लिए। ठीक है, चलो तो श्वसन तंत्र चैप्टर हो गया खत्म।